अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निशाने पर एक बार फिर राहुल गांधी आ गए, तो उन्होंने पलटकर राहुल गांधी से ये सवाल पूछ लिया, तो क्या आपका अमेठी से चुनाव लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर भागेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं? असल में कांग्रेस के नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी पर अभद्र तरीके से टिप्पणी करते हुए कहा था कि अमेठी निश्चित रूप से गांधी परिवार की ही सीट है और रहेगी। राजीव गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के कई सदस्यों ने जगह जगह सेवा की है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं और लटके झटके करती हैं और चली जाती हैं। अजय राय की इस बात पर स्मृति ईरानी ने पलटकर ट्वीट किया और कहा कि सुना है राहुल जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? अजय राय ने यह दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में बनारस सीट से हराने की खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि उनको बनारस में मैं हराऊंगा, इसकी खुली चुनौती है। अजय राय के इस बयान के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर रही। इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी, सुना है आपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? आपको और मम्मी जी को अपने नारी विरोधी गुंडों के लिए एक नया भाषण लेखक लाने की आवश्यकता है। अजय राय के बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जा रहा। यही कारण है कि कांग्रेस यूपी में एक सांसद और 2 विधायकों वाली पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस नेता अगर ऐसी ही बदजुबानी करेंगे तो आने वाले दिनों में उनकी दुर्गति और होगी। राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उनका इस बयान पर सवाल पूछते हुए कहा कि क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन चलाने वाली प्रियंका गांधी एक महिला के खिलाफ की गई इस टिप्पणी को लेकर अजय राय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। राजीव गांधी से लेकर सोनिया और राहुल गांधी तक अमेठी से सांसद रह चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का ये तिलिस्म तोड़ते हुए जीत दर्ज की थी। चूंकि 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की मुस्लिम बाहुल्य सीट वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, इसलिए भाजपा की ओर से ये कहा गया था कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में कहावत है, माल महबूब का मिर्जा खेले होली। अरविंद केजरीवाल कुछ इसी अंदाज में सियासत कर रहे हैं। पंजाब के खजाने से हिमाचल और गुजरात का चुनाव लड़ लिया और दिल्ली के खजाने से एमसीडी, मतलब के हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो। लेकिन अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल की इस होशियारी पर नकेल कस दी है और मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए हैं कि वे केजरीवाल सरकार की तरफ से दिए गए राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च आम आदमी पार्टी से वसूले। एलजी ने अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए रिकवर किए जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 में दिए सुप्रीम कोर्ट और 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों का अब तक उल्लंघन ही करती आई है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिए निर्देश में एलजी सक्सेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग यानी सीसीआरजी पर नियुक्त कमेटी के 16 सितंबर 2016 के आदेश का पालन किया जाए। सीसीआरजी ने आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ 14 लाख रुपए ब्याज के साथ सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था। कमेटी ने अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित किया गया, जिससे एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंच रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 मई 2015 को अपने आदेश में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसे सरकारी विज्ञापनों से बचने को कहा था जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी चेहरे या राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करना हो। कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की थी। इसी आदेश के पालन के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अप्रैल 2016 में सीसीआरजीए का गठन किया गया। सीसीआरजीए ने जांच में ये पाया कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिए गए कुछ विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। 97 करोड़ 14 लाख 69,137 रुपए के विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिनमें से 42 करोड़ 26 लाख 81,265 रुपए का भुगतान दिल्ली सरकार की तरफ से कर दिया गया, लेकिन 54 करोड़ 87 लाख 87,872 रुपए का भुगतान अभी भी बचा है
अब एलजी ने दिल्ली सरकार ने पहले ही भुगतान की जा चुकी 42 करोड़ रुपए की रकम और बकाए करीब 55 करोड़ की रकम को भी आम आदमी पार्टी के खाते से जमा करने का आदेश दिया है। संविधान कहता है कि किसी भी वेलफेयर स्टेट की नीति के ये विरुद्ध है कि जिनका परिवार अभिभावक विहीन हो गया है उसे मुआवजा न दिया जाए। इसको लेकर संविधान से लेकर शराबबंदी कानून की अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे नीतीश कुमार की ये जिद है कि वे छपरा कांड के पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं देंगे। बिहार में इस बात पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है और नीतीश कुमार हर शॉट को अपने ऊपर अकेले झेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस खेल में उनके सहयोगी भी साथ नहीं हैं। जीतन राम मांझी शायरी कर रहे हैं कि परदेश किस्मत में वतन का हाल क्या होगा, जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या होगा। सहयोगी पार्टी मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और आरजेडी सारा मामला नीतीश पर डालकर चैन की बांसुरी बजा रही है। बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक हमलावर है और नीतीश कुमार अकेले। महागठबंधन में शामिल लगभग सभी एक तरह से नीतीश के विरोध में खड़े हो गए हैं। मुआवजे के बहाने लड़ाई शराबबंदी पर आर पार की हो गई है। वजह यह कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की नीति बनाई उस नीति में ही प्रावधान है कि कोई शराब के कारण मरता है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सच तो ये है कि ये मुआवजा कोई सरकारी खजाने पर बोझ नहीं है, बल्कि ये प्रावधान है कि ये राशि उन शराब कारोबारियों से लेनी है जिन्होंने जहरीली शराब बनाई। अब ये प्रशासन का मसला है। जहरीली शराब कांड के उद्भेदन में वह शराब माफियाओं तक कैसे पहुंचती है। इतना ही नहीं, शराबबंदी के बाद गोपालगंज के खजूर बन्नी में मरे लोगों के परिवारों को मुआवजे की राशि मिली। तब मृतक के परिवार के नाम 4 लाख के एफडी करा दिए गए और उन परिवारों को 900 रुपए प्रति माह मिलते हैं। लेकिन अब मुआवजा नहीं देने की नीतीश कुमार की जिद ने राजनीति को उस किनारे पर ला पटका है जहां उनके साथ खड़ा कोई दल नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तक कि आरजेडी और जेडीयू के भीतर भी कई माननीय विधायक मुआवजे के पक्ष में हैं। 2005 में सरकार में जब एनडीए आई तो शराब को घर घर तक पहुंचा दिया और अब अचानक 2016 से शराबबंदी नीति लाई गई। शराब बहुत आसानी से पंचायत लेवल पर मिलने से पीने वालों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई। अब शराबबंदी तो कर दी गई, परंतु प्रशासनिक स्तर पर वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसकी इस सरकार को उम्मीद थी। नतीजतन शराब की सीमावर्ती राज्यों से तस्करी या फिर नकली शराब बनाने वाले माफियाओं की अचानक बढ़ोतरी हो गई है। बीजेपी का यह आरोप है कि लगभग प्रति माह 13,000 करोड़ रुपए के मुनाफे का ये व्यापार हो गया जो थानों के रहमो करम पर चल रहा है। ये पैसा ऊपर तक के अधिकारियों को जाता है और ये पॉलिटिकल फंडिंग भी करते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों के गरीब आश्रितों को मुआवजा देने से बचने के लिए सरकार ने पहले नियम को लेकर झूठ बोला और अब बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों के बारे में झूठे आंकड़े पेश कर चेहरा चमकाया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि जब सरकार ने कबूल कर लिया है कि जहरीली शराब से मौत के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान है, तब अब पीड़ित परिवारों को पहले मुआवजा मिलना चाहिए। नियमानुसार मुआवजा राशि की वसूली जहरीली शराब बनाने बेचने वालों से बाद में भी हो सकती है। उन्होंने कहा, गरीबों को मुआवजा देने को नीतीश कुमार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बता रही है और राहुल गांधी को खुद इस बात का इल्हाम हो गया कि अब वे देश के महान नेता बन गए हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के सपनों में कमलनाथ के बेटे ने ही पलीता लगा दिया। नकुलनाथ ने एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा की पूरी तरह से पोल पट्टी खोलकर रख दी। नकुलनाथ ने एक रैली में ये कह डाला कि जितने लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं उससे ज्यादा भीड़ तो मेरी रैली में होती है। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर यह बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये हक की लड़ाई के लिए है। इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा महंगाई के खिलाफ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असल उद्देश्य को गिनवाते हुए उन्होंने ये कहा कि इस यात्रा में जितनी भीड़ होती है उससे ज्यादा मेरी एक रैली में भीड़ दिखती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस पर चुटकी लेते हुए ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ को अपनी ही पार्टी के नेता पर भरोसा नहीं है, तो बाकी कोई और या जनता कैसे भरोसा करेगी। बड़ी बात यह है कि अब तक न ही नकुलनाथ और न ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस बयान पर अपनी सफाई दी है।
मतलब ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नकुलनाथ ने जो कहा उसे कांग्रेस सही मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब तक एलजी को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अब अदालत को भी लिखकर दे दिया है कि आम आदमी पार्टी ने उससे 60 करोड़ रुपए कैश लिए। सुकेश के आरोपों की जांच के लिए एलजी ने एक जांच कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भी सुकेश के आरोपों को सही मानते हुए आगे की कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। इसके पहले एलजी कोई फैसला करते सुकेश चंद्रशेखर ने अदालत को लिखकर सारी बातें बता दी। इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। सुकेश को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष जज के सामने पेश किया गया। सुकेश एआईएडीएमके पार्टी से जुड़े 2 पत्ती चुनाव चिन्ह के मामले में कोर्ट में पेश हुआ। उसके बाद उसकी पेशी 200 करोड़ रुपए की महाठगी में पटियाला हाउस कोर्ट में भी हुई। उसके बयान पर बीजेपी ने आप पर सवाल किया और पूछा कि असली ठग कौन है, सुकेश या अरविंद केजरीवाल। इस बारे में आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले आपके नेता सुकेश चंद्रशेखर के इस बयान को सिरे से नकार चुके हैं। उनका कहना है कि सुकेश बीजेपी की भाषा बोल रहा है और जेल से बाहर आने के बाद वो बीजेपी का हाथ थामेगा। दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी पेशी के लिए पहुंची। उसके मामले की जांच कर रही ईडी का आरोप है जैकलिन ने सुकेश चंद्रशेखर से जबरदस्त महंगे गिफ्ट्स लिए। अक्टूबर में जैकलिन और सुकेश का आमना सामना कराया गया था। बताया जाता है कि जैकलिन ने ईडी को बताया उसने सुकेश से गुची, चैनल, सेंट लॉरेंट, डियो, लुइस विटॉन के जूते, महंगे परफ्यूम, 4 बिल्लियां, एक मिनी कूपर कार, 2 डायमंड रिंग और डायमंड ब्रेसलेट्स लिए। जांच एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि जैकलिन के 10 करोड़ के गिफ्ट्स की 2 जानकारी है। इनमें एक 52 लाख का घोड़ा और 9 लाख की पर्शियन बिल्ली भी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। आरोपित नेताओं में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। जैन फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे ने कुछ साल पहले ही अपने बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीति में लॉन्च किया। आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े। ऐसा करने वाले वे ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बन गए। चुनाव जीतकर आदित्य मंत्री बन गए और बिना चुनाव लड़े पिछले दरवाजे से उद्धव ठाकरे खुद सीएम। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा खेल हुआ कि उद्धव और आदित्य दोनों ही की कुर्सी छिन गई। पार्टी में बगावत हो गई और सब उनका साथ छोड़कर निकल गए। जो बचे वे बस गिनती के थे। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के राजनीति में लॉन्च होने के संकेत मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि उनकी राजनीति में औपचारिक एंट्री की खातिर जमीन तैयार की जा रही है। रश्मि ठाकरे की मौजूदा पहचान उद्धव ठाकरे की पत्नी और आदित्य ठाकरे की मां के रूप में है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही वे एक शिवसेना नेता के तौर पर भी पहचानी जाएं। हाल फिलहाल में उनकी गतिविधियों पर अगर गौर करें तो इसी संभावना को बल मिलता है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने के लिए एक महामोर्चे का आयोजन किया था। जून में सत्ता छीनने के बाद शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस एनसीपी की ओर से मिलकर पहली बार इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया। मुद्दा था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी का अपमान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और महाराष्ट्र के औद्योगिक निवेश का गुजरात चले जाना। नागपाड़ा से लेकर सीएसटी तक तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तस्वीरें तो चर्चा का विषय रही ही। 3 किलोमीटर का ये फासला रश्मि ठाकरे ने भी चलकर पूरा किया। इससे पहले इसी साल शिवाजी पार्क में आयोजित की गई ठाकरे गुट की दशहरा रैली में भी रश्मि ठाकरे मौजूद थीं और पार्क के इर्द गिर्द उनके नाम के बैनर्स, पोस्टर्स भी लगाए गए थे। जून में शिवसेना में हुई बगावत के बाद वे अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगी, जिसने इन कयासों को और ज्यादा बल दे दिया कि रश्मि ठाकरे शिवसेना में प्रवेश करेंगी। इससे पहले भले ही रश्मि ठाकरे राजनीतिक आयोजनों में न आती हों, लेकिन ठाकरे परिवार के करीबी बताते हैं कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी हमेशा से रही है और राज्य में हो रहे सियासी घटनाक्रमों पर उनकी पैनी निगाह रहती है। 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया, तो बताते हैं कि रश्मि ठाकरे ने ही उन्हें मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए मनाया।
बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक बने, लेकिन जब 2019 में वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सामना के संपादक का पद छोड़ दिया। सभी को लगा कि अखबार के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत को संपादक बनाया जाएगा, लेकिन उद्धव ने पत्नी रश्मि को संपादक बना दिया। इसे एक तरह से उनका राजनीति में सॉफ्ट लॉन्च माना गया। इसी साल की शुरुआत में जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब होने के कारण सरकारी कामकाज नहीं संभल रहे थे, तब भी सियासी हलकों में चर्चा थी कि रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वैसे सियासी आयोजनों में रश्मि ठाकरे के देखे जाने से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में भी सुगबुगाहट है। बीजेपी का ये कहना है कि अगर रश्मि ठाकरे राजनीति में आती हैं तो उनका स्वागत है। बहरहाल शिवसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर रश्मि ठाकरे के राजनीति में आने को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है। छत्तीसगढ़ की सत्ता हाथ लगी तब कांग्रेस ने अंदर खाने 2.5 साल के सीएम के तौर पर फॉर्मूला बनाया। पहले भूपेश बघेल को कुर्सी सौंपी गई और 2.5 साल बाद इस कुर्सी को टीएस सिंहदेव को सौंपा जाना था। ये खेल अंदर खाने हुआ और जनता को ये बताया गया कि बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी की तरह काम करेगी, लेकिन टीएस सिंहदेव के वादे के मुताबिक उन्हें सत्ता नहीं मिली। अब टीएस सिंहदेव ने खुलकर ही कह डाला कि वे चुनाव आने तक अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है। मजाक में ये भी कह दिया कि अब बात तो रिटायरमेंट की हो रही है। काफी अरसे से नाराज चल रहे टीएस सिंहदेव का गुस्सा आखिर सामने तो आना ही था। अब चुनाव के मौके पर वे कांग्रेस से अपना सारा हिसाब किताब करने के मूड में हैं। टीएस सिंहदेव के इन तेवरों से कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि उनको नाराज करके कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करने का सपना भी नहीं देख सकती। क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। नई जवाबदेही के संबंध में मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी की बात हो रही है या रिटायरमेंट की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 20,000 गांवों में से 125 गांवों में अभी सड़क नहीं बन सकी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल का चर्चित फॉर्मूला खटास का मुख्य कारण बना। टीएस सिंहदेव ने सरकार के 3.5 साल गुजर जाने के बाद खुले तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस हाईकमान को अब निर्णय ले लेना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने कभी भी 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले को नहीं नकारा। इससे स्पष्ट है कि ऐसा फॉर्मूला था जरूर, जो अमल में नहीं आया। दोनों नेताओं के बीच तलखी इस कदर बढ़ गई कि 16 जुलाई को टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए ये कह दिया था कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, फिलहाल वे कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। टीएस सिंहदेव ने 4 पन्नों का इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि पंचायत विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जाता है। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में टीएस सिंहदेव की न सिर्फ अहम भूमिका रही, बल्कि वे कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद से उनकी स्थिति कमजोर होती गई। साल 1952 में जन्मे टीएस सिंहदेव अब 70 वर्ष के हो चुके हैं। उनके पिता एमएस सिंहदेव अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव अर्जुन सिंह और प्रकाश सिंह सेठी मंत्रिमंडल में मंत्री रहीं। साल 2008 में परिसीमन के बाद वे अंबिकापुर से विधायक चुने गए। सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने यह प्रचार किया कि सरकार बनी तो टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे। अब हालात ये हैं कि उन्हें कार्यकर्ताओं से कहना पड़ता है कि सरकार में उनकी चल नहीं रही। ये सबसे विषम परिस्थिति है। इससे माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव अपने भविष्य को लेकर चुनाव के पूर्व कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और ये फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।